जाति क्यों नहीं जाति के संबंध में के देबोरा लिखती हैं। मेरा नाम देबोरा है। जिला परिषद हाई स्कूल मांडूर, राज्य आंध्र प्रदेश में कक्षा 9वीं की पढ़ाई करती हैं। वे अपने पिताजी का नाम आनंद व माताजी का नाम विमला बताती हैं। वे लिखती हैं कि हम किसान परिवार से हैं। मेरे पिता एक किसान एवं माँ गृहिणी है। दिबोरा अपनी व्यक्तिगत अनुभव बताती हैं। हमारे पूर्वजों के समय में हमारे दादा दादी एक होटल में गए थे। हालांकि होटल व्यवसायियों द्वारा उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जाति नीची समझी जाती है। इसलिए उन्होंने उन्हें होटल में घुसने नहीं दिया और बाहर ही खड़ा कर दिया। उन्होंने एक गिलास पानी देने से इनकार कर दिया। लगातार अनुरोध करने पर अंततः वे मान गए और पानी का एक बर्तन जमीन पर रख दिया। हालांकि मामले को और भी बदतर बनाने के लिए बाद में वे जहाज को उनसे दूर ले गए। जाति क्या है? आर्यों ने व्यक्तियों की पहचान के लिए जाति की अवधारणा स्थापित की। उस व्यवस्था में वे आपस में विवाह रचाते हैं। जाति शब्द उन सामाजिक समूहों को दिया गया है जो एक निश्चित जीवन शैली को बनाए रखते हुए एक निश्चित प्रकार का जीवन जीते हुए अस्तित्व में आए हैं। जाति व्यवस्था शुरू हुई। समाज में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से भारत में व्यक्तियों की विशेषताओं पर आधारित है और उसके बाद उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर उन्होंने 4 वर्गों का निर्माण किया है। यह अक्सर कहा जाता है कि समाज 4 पदानुक्रमित वर्णों जातियों से बना है, लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया गया कि उनके बीच की गड़बड़ी को कैसे संबोधित किया गया था। कारण: जाति व्यवस्था मानव समाज को विभाजित करती है। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के बावजूद आधुनिक समय में जाति की प्रमुखता बढ़ रही है। राजनीतिक संबंधताएं और अंतर्जातीय विवाहों पर रोक स्वस्थ समाज के लिए अनुकूल नहीं है। सदियों पुरानी आर्य जाति व्यवस्था को खत्म करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जाति आधारित असमानता को मिटाने के लिए एक कठोर, दीर्घकालिक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शिक्षा और समझ हासिल करने के लिए प्रचार करें। आगे लिखती हैं, समुदाय की नींव पर जाति आधारित भेदभाव के हानिकारक प्रभाव को समझें। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और दृष्टिकोण, विश्वास और अवधारणाओं को बदलने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, अन्यथा जाति व्यवस्था को खत्म करना संभव नहीं है। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई न करने से समस्या बढ़ती है। भेदभाव के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, अन्यथा जाति का विनाश संभव नहीं है। जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना आर्थिक अवसरों, शिक्षा, उपाधियों और व्यावसायिक अवसरों तक समान पहुंच के अभाव को ठीक किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिनिधि को अपने मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने में विफल हो रहे हैं। इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लोगों की आवाज़ सुने। इस प्रकार जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। यदि हम सामाजिक अन्याय को मिटाने के प्रयास तेज करें तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन संभव हो जाता है। मेरे 5 सुझाव। आगे लिखती हैं,
सभी के साथ बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए। समाज में जाति विहीन समाज के लिए मानवतावादियों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जाति व्यवस्था के कारण मानव समाज को विभाजित न करते हुए हमें इसका पालन करना चाहिए। जाति के कारण हम व्यक्तियों में मौजूद प्रतिभा को पहचान खोते जा रहे हैं। इसलिए उनमें निहित क्षमता को बाहर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे वे उत्कृष्टता के शिखर तक भी पहुंच सके। निष्कर्ष: जातिगत भेदभाव का सामना करने वालों में भारत के संस्थापकों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी शामिल थे। उन्होंने उत्पीड़न समुदायों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। आधुनिक राजनीतिक विमर्श में डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र के गतिशील मूलभूत सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर मुकाबला किया। इसलिए उन्होंने सामाजिक सुधार और दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने राजनीतिक विद्वान और भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में कार्य किया। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से जाति खत्म नहीं हो रही है। जाति अशांति और विभाजन पैदा करने में सहायक है, जो कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ को लाभ पहुंचाती है। समाज के राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, बल्कि और अधिक उत्पीड़न हुआ है। अन्यथा भेदभाव विभिन्न रूपों में जारी रहता है। जो मेरी राय है, यह है निबंध देबोरा जी का, जो कि तेलुगु में लिखी गई थी, जिसे हिंदी में रूपांतरित किया गया है। एनडी जो कि यूएसए से है। जाति क्यों नहीं के बारे में के सुदिव्या अपना परिचय देते हुए लिखती हैं। मेरा नाम के सुदिव्या है। जिला चुंदुरु, गांव मंडूरू, और वे कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। मेरे पिता का नाम सुनील, माता का नाम दीपिका है। मेरे पिता का व्यवसाय असंगठित श्रमिक है। माँ का व्यवसाय गृहिणी है। वे अपना व्यक्तिगत अनुभव में लिखती हैं। अतीत में मेरे दादाजी के समय जब वह बाल कटवाने जाते थे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा और जातिगत विशेषाधिकार के कारण डांट भी पड़ी। मेरे दादाजी दुखी थे। जाति क्या है? आर्यों की प्रणाली ने लोगों को वर्गीकृत किया और सामाजिक समूह बनाए। वे आमतौर पर अपने ही समूह में शादी करते हैं जो एक विशिष्ट जाति से जुड़ा होता है। कारण: किसी जाति को एक सख्त सामाजिक समूह माना जाना चाहिए। उस समूह के भीतर रिश्तेदारों के बीच सामाजिक संपर्क की अनुमति है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के बावजूद जाति व्यवस्था अधिक कठोर होती जा रही है। राजनीतिक लाभ अक्सर जाति संगठनों से जुड़े होते हैं। अंतरजातीय विवाह को हतोत्साहित करना स्वस्थ समाज के लिए अनुकूल नहीं है। हमें ऐसी सोच को त्यागना चाहिए और एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहिए जो सभी मनुष्यों को एक मानती हो। सदियों पुरानी आर्य जाति व्यवस्था को खत्म करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जाति आधारित असमानता को मिटाने के लिए
एक कठोर, दीर्घकालिक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए प्रचार करें। समुदाय की नींव पर जाति आधारित भेदभाव के हानिकारक प्रभाव को समझें। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और दृष्टिकोण, विश्वास और धारणाओं को बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए। अन्यथा जाति व्यवस्था को खत्म करना संभव नहीं है। सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय विवाहों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे सामाजिक एकीकरण के लिए एक कारण के रूप में काम करते हैं। संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अवसर प्रदान करना और प्राथमिक सेवाओं में असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। इन्हें बिना किसी असफलता के किए जाना चाहिए। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई न करने से समस्या बढ़ती है। यह जातिगत भेदभाव को कायम रखने में योगदान देता है। भेदभाव के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वे समाज जातिगत सुधार के लिए 5 टिप्पणियाँ देते हुए लिखती है। पहला, समाज में किसी भी जाति या धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ या नीचा नहीं समझना चाहिए। हर किसी की रगों में बहता खून एक जैसा है। जाति या धर्म के लिए कोई अलग अलग रक्त रेखा नहीं, इसलिए सभी को समानता की भावना अपनानी चाहिए। भगवान के भक्त किसी खास समुदाय के नहीं होते, इसलिए उन्हें भक्ति की भावना पैदा करना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए। छात्रों के बीच जातिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। छात्रों में एकता होनी चाहिए। के सुदिव्या अंत में निष्कर्ष देते हुए लिखती हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय राज्य के निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने जातिगत भेदभाव का मुकाबला किया। समाज सुधारक अंबेडकर ने उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। वह भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक राजनीतिक नेता और विद्वान थे, जिन्होंने लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत प्रदान किए, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल सामाजिक सुधार के लिए बल्कि दलितों के उत्थान के लिए भी महान राजनीतिक और भारतीय संविधान वास्तुकार, शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में आज भी जाति के आधार पर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सिस्टम बदलना होगा। सभी मनुष्य एक हैं, सब में एक जैसा खून बहता है, सब बराबर हैं। जाति का विचार खत्म हो जाता है जब हर पहलू में सभी को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्यथा भेदभाव विभिन्न रूपों में जारी रहता है। जो मेरी राय है, यह निबंध तेलुगु में लिखी गई थी, जिसे हिंदी में रूपांतरित किया गया है। रूपांतरण की प्रक्रिया एनडी के द्वारा, जो कि यूएसए से है, के द्वारा किया गया है। जाति क्यों नहीं जाति के संबंध में अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुए लिखती हैं, मेरा नाम महक यादव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं गरियाकोल में रहती हूँ। मेरी उम्र 16 वर्ष है। मेरे पिता का नाम ओम प्रकाश यादव है तथा मेरी माता का नाम श्रीमती सुधा देवी है। मेरे 2 बहन तथा 1 भाई है। अपना व्यक्तिगत अनुभव लिखती हैं कि
मेरा कहीं कहीं का यह अनुभव रहा है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ी वर्ग और अनुसूचित जाति में असमानता देखने को मिलता है। पिछड़े वर्ग को विशेष छूट प्राप्त है, वहीं सामान्य और अनुसूचित जातियों में अंतर देखने को मिलता है। पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष छूट है, जैसे सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष छूट है। और कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है, जब छोटे जाति के लोग बड़े जाति के लोगों के घरों में जाते हैं, जैसे तथाकथित जाति, तो उनके प्रति भेदभाव देखा जाता है। उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था में अलग होती है, बैठने की जगह भी अलग होती है। किसी जाति में विशेष छूट होने के कारण वो नियमों और कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे संप्रदाय वर्ग का फूट। लेकिन जाति में भेदभाव का प्रचार इस समय कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब शिक्षित हो रहे हैं और ज्ञान भी होने के कारण जाति के भेदभाव को सुदृढ़ बनाए रखने में अशिक्षित लोगों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वह लोग अपनी अज्ञानता का इस्तेमाल करते हैं, न कि व्यवहार का। अशिक्षा, अज्ञानता और बेरोजगारी, ये सब जाति के भेदभाव को दृढ़ बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य और अनुसूचित जाति की अपेक्षा पिछड़ी वर्ग को सुख सुविधाओं का अभाव होने के कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे 5 सुझाव इसमें लिखते हैं। पिछड़े वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देना। पिछड़े वर्ग के लोग अपने आर्थिक स्थिति के कारण ज़्यादा अशिक्षित होते हैं। रोजगार का अवसर प्रदान करना। रोजगार देने से आर्थिक स्थिति सही रहेगी, तभी तो लोग शिक्षित रहेंगे। समानता का बढ़ावा देना। सभी वर्ग के लोगों को समान समझना। किसी जाति पाति को ध्यान में न रखते हुए सभी व्यक्ति को समान अधिकार देना। भेदभाव कम करना। भेदभाव कम करके सभी लोगों के साथ व्यवहार से रहना और सबको सम्मान देना। एकता और भाईचारे को बनाए रखना। भीमराव अंबेडकर जी ये सब करके जाति के भेदभाव को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान बनाया। निष्कर्ष। वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, समानता का बढ़ावा, सभी व्यक्ति को एक समान समझना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी भी यही चाहते थे कि सभी व्यक्ति एकता और भाईचारे के साथ और व्यवहार से जिए, एक दूसरे का साथ दें। लेकिन यहाँ पर तो सरकार भी जातिवाद करती है। जब सरकार ही जातिवाद करेगी तो भारत के नागरिकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें इस जातिवाद का विरोध करना चाहिए। मेरा अनुभव भी यही कहता है और निष्कर्ष भी यही है। जब तक जाति पाति समाप्त नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। जाति को ख़त्म करें और देश को आगे बढ़ाएं। ये है निबंध महक यादव का, जो कि कक्षा 9वीं की छात्रा हैं और गरिया कॉल से
बिलोंग करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर निबंध लिखते हुए वैशाली पटेल, जो कि कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, जो वाराणसी से बिलोंग करती हैं, वे प्रस्तावना में लिखते हैं कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय अर्थशास्त्री, न्यायवादी, राजनेता, लेखन, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे राष्ट्रपिता के रूप में भी लोकप्रिय हैं। जाति प्रतिबंधों और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उनका प्रयास उल्लेखनीय रहा। वे अपने पूरे जीवन में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और दलितों के अधिकारों के लिए लड़े। उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माताओं के रूप में से एक थे। अंबेडकर जी के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में वैशाली लिखती हैं। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता श्री मालोजी एक पाल सेना में सूबेदार पद पर थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। उनका स्वभाव अत्यंत सरल और गंभीर था। बचपन में डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत चंचल एवं शरारती थे। इनका बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में डॉक्टर जी का बीता जहां दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्टी लेकर जाते थे। वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर इस छुआछूत का बहुत गहरा असर पड़ा। 15 साल की उम्र में अंबेडकर जी ने रामाबाई जी से शादी की। अंबेडकर जी की शिक्षा के संबंध में लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र दलित व्यक्ति थे जो मुंबई में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित योजना के तहत बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति मिली और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। सन 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन और राजनीति जैसे अन्य विषयों में भी मास्टर की डिग्री प्राप्त की। सन 1916 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। उसके बाद सन 1920 में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्ट की डिग्री मिली और सन 1927 में उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल किया। अंबेडकर जी की नौकरी के संबंध में लिखती हैं। सन 1917 में अंबेडकर जी ने बड़ौदा रियासत की सेवा आरंभ कर दी। वह मिलिट्री में सचिव पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सन 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य आरंभ कर दिया। अंबेडकर जी के समाज व देश के लिए योगदान इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकमात्र लक्ष्य समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का अंत करना तथा दलितों का उद्धार करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन भर कठिन संघर्ष किया। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा पर उन्होंने तीखे प्रहार किए।
कुछ ही समय में वह दलितों के लोकप्रिय नेता बन गए। सन 1913 में उन्होंने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का प्रतिनिधित्व भी किया था, जिसमें दलितों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करने को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी की मान्यता थी कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से ही भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और गहरी सामाजिक असमानता में कमी आ सकती है। डॉक्टर अंबेडकर प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के रूप में के प्रबल समर्थक थे और उनका विश्वास था कि भारत में इसी शासन व्यवस्था से समस्याओं का निदान हो सकता है। महाड़ सत्याग्रह में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। भारतीय जाति व्यवस्था में दलितों को अछूत मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। जिस जल का उपयोग सवर्ण जाति के हिंदुओं द्वारा किया जाता था, उस सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने के लिए दलितों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत 20 मार्च 1927 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दलितों को महाड़ महाराष्ट्र के सार्वजनिक तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति दिलाना था। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार चावदार तालाब का सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं था, बल्कि इसका मूल उद्देश्य तो समानता के मानदंडों को सत्यापित करना था। हालांकि हिंदुओं का कहना था कि तालाब उनकी निजी संपत्ति है, इसलिए उन्होंने बाबा साहेब के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 1937 में यह फैसला सुना दिया कि अस्पृश्यों को भी तालाब के पानी को उपयोग करने का पूरा अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के ही नहीं, वरन विधि शास्त्र के भी प्रकांड विद्वान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें 3 अगस्त 1947 को विधि मंत्री बनाया गया। उनके विधि शास्त्र के ज्ञान के कारण ही उन्हें 21 अगस्त 1947 को भारत की संविधान प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की संरचना हुई। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा देने वाला भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 25 मई सन 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबो की यात्रा की। 15 अप्रैल 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। इसी वर्ष 27 सितंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उपसंहार में लिखती हैं, बाबा साहेब ने के नाम से विख्यात डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता के तत्वों की समाप्ति के लिए जी जान से संघर्ष किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो अपनी मृत्यु से 2 माह पूर्व अक्टूबर 1956 में लाखों दलित साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। जीवन भर समाज में व्याप्त असमानता, अस्पृश्यता और सवर्णों के दुर्व्यवहार को सहन करते रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा ले ली। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सन 1990 में भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। ये निबंध है वैशाली पटेल का, जो कक्षा 9वीं का है। इस प्रकार इनका निबंध समाप्त होता है। अमन कुमार, पिताजी का नाम स्वर्गीय प्रमोद चौबे, जो कि दरभंगा से हैं और कक्षा 11वीं के छात्र हैं।
वे लिखते हैं कि मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ लाइन अपना अनुभव से निबंध के रूप में लिख रहा हूँ। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के यहाँ हुआ। बाबा साहेब अपने माता पिता के 14वें संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। बाबा साहेब का परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचले वर्ग का मानते थे। उनका परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रत्नावाड़ी गांव से थे। उनके पिता अपने बच्चों के शिक्षा पर जोर देते थे। उनके पिता सेना से रिटायर होने के बाद परिवार को लेके सतारा चले गए, जहां कुछ समय बाद अंबेडकर जी की माता का देहांत हो गया। अब अंबेडकर समेत उनके 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने बड़े कठिनाइयों का सामना करके किया। छुआछूत के कारण डॉक्टर भी दलितों को बिना छुए ही इलाज करते थे, जिसके कारण उनके 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस के सभी बड़ी जातियों के बच्चे पढ़ने जाते थे, जिसे देखकर बाबा साहेब का भी मन करता था कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन नीच वर्ग से होने के कारण स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाए। तो उनके पिता ने ब्रिटिश सेना के सेनानायक से बात की, जिससे बाबा साहेब का दाखिला एक स्कूल में करा दिया। लेकिन उन्हें कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता था, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। शिक्षक भी अब उन पे ध्यान नहीं देते थे, यहाँ तक कि उन्हें कोई छूता तक नहीं था। उनके बाल उनकी बहन घर पर ही काटा करती थी। इतने कठिनाइयों को सहन करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं बॉम्बे जाके मिल में काम करूँगा, पर बॉम्बे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपनी चाची के बटुए को चुराया और देखा तो बस आधा आना था, जो बॉम्बे जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर उन्होंने पढ़ने की जिद ठानी और उनके पिता काम की तलाश में बाबा साहेब को लेके बॉम्बे चले गए। वहीं उनका नाम एक मराठी स्कूल में करा दिया, जहां बाबा साहेब ने अंग्रेजी की हो होरखर रीडर पढ़ा और कई सारी किताबें पढ़ी। उनके पिता ने उनका दाखिला एलेक्जेंटन हाई स्कूल में करवा दिया, जहां से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। 16 वर्ष में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एलेक्जेंटन कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात एक टीचर केलुस्कर से हुई, जिन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं दलित से हूँ, मुझसे दूर रहें। पर केलुस्कर ने बाबा साहेब की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर बहुत खुश हुए और बाबा साहेब को लेकर बड़ौदा के महाराज शिक्षा प्रेमी संभाजी महाराज के पास गए। महाराज ने उनसे कुछ सवाल किए और सही उत्तर प्राप्त होने के कारण उन्होंने बाबा साहेब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी
अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। 4 साल बाद जब भारत वापस आए और उन्होंने बड़ौदा महाराज के सेना में सेक्रेटरी के रूप में काम किया, जो सेना में काम कर रहे व्यक्तियों को मंजूर नहीं था कि एक दलित हमारे सेना में सेक्रेटरी हो। और बाबा साहेब ने नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने एमएससी, डीएससी तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में वो भारत वापस आए और वकालत शुरू कर दी और उन्होंने देखा कि दलितों पे किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को समाप्त करने में लगा दिया। और जब आज़ादी के बाद भारत में एक अपना नया संविधान बनाने की बात चली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन ने कहा था कि बनाने दो भारत को अपना संविधान। भारत में इतनी भूखमरी है कि भारत तुरंत बिखर जाएगा। तथा बाबा साहेब ने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया। तथा इसके बाद 1950 में बौद्ध धर्म की सम्मेलन में श्रीलंका चले गए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया और इसके 2 महीने बाद बीमारी के कारण 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म अनुसार हुआ। उनके मरने के बाद कई वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें नेताओं ने खुद को भारत रत्न घोषित कर दिया, पर बाबा साहेब को सन 1951 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये था निबंध अमन कुमार का, जो कि दरभंगा से हैं। जाति क्यों नहीं जाती निबंध में स्वयं की पृष्ठभूमि में लिखती हैं, मेरा नाम प्रज्ञा यादव, पिता का नाम देवेंद्र यादव, पिता का व्यवसाय मजदूरी। हमारी पृष्ठभूमि वैश्व जाति का है, जोड़ सके जो सबको, उसका नाम है एकता, इसी से मिलती है दुनिया में सफलता। अपना व्यक्तिगत अनुभव में लिखती हैं, जाति व्यक्ति की वह भावना है जो देश या समाज के हितों को ध्यान में न रखते हुए अपनी ही जाति के उत्थान व सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। जाति 4 प्रकार की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसके कारण होने वाले दुष्परिणाम, भेदभाव को बढ़ावा। उच्च जाति के लोग सामाजिक एवं आर्थिक रूप से निम्न जाति के लोगों के साथ संपर्क तथा अन्य कार्यों में हिस्सा नहीं बनते, चीज़ों की खरीदारी व इस्तेमाल करने से मना करते हैं, समानता और न्याय में बाधा डालती है, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगार बढ़ती है। नैतिक पतन, जातिवाद के कारण लोग अपनी जाति के लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और दूसरे जाति के लोगों से कोई बंधन नहीं रखते, जिसके कारण नैतिक पतन होता है। राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास में बाधक, जाति व्यवस्था राष्ट्र के विकास में बाधक है। विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता है। यह बहुत ही भयानक और अहितकारी है और राष्ट्र के विकास के लिए सभी का मिलजुल कर रहने
एवं कार्य करने से होता है। यह राष्ट्र की एकीकरण एवं विकास के लिए घातक है। जातिवाद के कारक। यह जाति प्रथा बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में समाज प्रत्येक समूह द्वारा किए गए कार्यों के प्रकार पर आधारित जातियों में बटा हुआ था। उनके अलग अलग देवी देवता थे और जीने के विभिन्न तरीके थे। जसमानी प्रथा चला गया, किंतु यह जाति प्रथा अभी तक है। अब यह बहुत जटिल हो गया है। जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के लिए अपनी सेवा प्रदान करते थे। बदले में वह अपनी आवश्यकता का सम्मान प्राप्त करते थे। संस्कृतिकरण के कारण लोग अपने से उच्च जाति के व्यवहार को अपनाते और अपने से भिन्न जाति के लोगों से ऊंचा मानने लगते। इत्यादि कारणों से जाति प्रथा को बढ़ावा मिला है। रोकने के उपाय। पहला, उचित शिक्षा। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उचित शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा संस्थाओं में मनोरंजन के बहुत से साधन हैं। इसके माध्यम से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों के मन में जाति पाति के भेदभाव उत्पन्न न हो और जातिवाद को दूर करने के लिए जागरूक हो। दूसरा, जातीय संगठनों पर रोक। वर्तमान में जातीय संगठन अपनी अपनी जाति के लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए, जिससे कि किसी भी जाति के लोग समानता मिले। आर्थिक व सांस्कृतिक समानता। आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से समानता लानी होगी, जिससे लोग समानता के आधार पर एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। यह सामाजिक एवं आर्थिक विकास अर्थात लोग एक साथ चलते हुए आपसी एकता को मजबूत करना संभव है। जाति प्रयोग पर रोक, जिससे बच्चों के मन में जाति का कोई अवशेष न रहे। शिक्षा संस्थाओं को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जाति का उल्लेख कर उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजनीति क्षेत्र में जाति आधार पर होने वाले चुनावों पर प्रतिबंध, जिससे कि कोई भी नेता अपने ही जाति के लोगों का हित न करके सभी का हित करे। निष्कर्ष। दुनिया विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। विज्ञान और तकनीकी से नई ऊंचाइयां पा रही है। जाति प्रथा के कारण पिछड़ना नहीं चाहिए। हमारी एकता हमारी शक्ति है। जाति को पीछे छोड़ देना चाहिए और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जाति पाति तुम तोड़ दो, भेदभाव तुम छोड़ दो। ये है निबंध जाति क्यों नहीं जाती, प्रज्ञा यादव का, जो कि कक्षा 11वीं की छात्रा है। जाति क्यों नहीं जाती के संबंध में निबंध लिखते हुए अपना परिचय देती हैं। नाम लालिमा ठाकुर, कक्षा 9वीं। पिता का नाम योगेश कुमार ठाकुर, माता का नाम श्रीमती जीतू ठाकुर, जाति गौड़। अपना व्यक्तिगत अनुभव में लिखती हैं। जिस गांव से मैं आती हूं वहां मेरा अनुभव अच्छा रहा। किसी विशेष जाति या नीची जाति का मैंने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देखी। मैं जिस जाति से आती हूँ वह समाज में विशेष वर्गों द्वारा
दबाया गया या कभी उन्होंने उतने मौके नहीं दिए गए। यह जानकारी मैंने अपनी शिक्षा के अनुभव से प्राप्त किया। मुझे कभी मेरी जाति के लिए नहीं रोका गया, ना ही मुझे नीचा दिखाया गया। इसका प्रमुख कारण मैं शिक्षा को मानती हूँ। मेरे गांव में शिक्षित लोगों का होना ही इस समाज की बनी कभी पुरानी रीतियों को नकारता है। मैं जिनसे अपनी शिक्षा ग्रहण करती हूँ वह उच्च जाति समाज से है और उनका मेरा प्रति लगाव व सहयोग मेरे अनुभव को अच्छा बनाता है। कारण में लिखती हैं, समाज में जातिगत प्रणाली दृढ़ बने रहने का विशिष्ट कारण जाति व्यवस्था। उच्च पदों पर आसीन उच्च जातियां आज भी अपनी ऊंची पदों पर नीची जातियों का दमन शोषण बना हुआ है। सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था का उचित लाभ न देना, ऊंची जातियों की प्रतिष्ठा व पदों पर नीची जातियों की बराबरी न स्वीकार पाना, जातीय व्यवस्था ने ऊंची जातियों को पूजनीय बना दिया और यही व्यवस्था ऊंची जातियां नहीं बदलना चाहती। उनकी अपनी गरिमा को नुकसान है। समानता व समता की परिभाषा लोगों में न होना ही यही व्यवस्था बनी हुई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाई जाती है। इस व्यवस्था को समान की व्यवस्था कहकर स्वीकारा जाना ही जातीय व्यवस्था का कारण रहा। ऊंची जातियों का शिक्षा व स्तर ऊंचा बना लेना व नीची जातियों को उतना लाभ व स्तर में बढ़ोतरी का कोई रास्ता न होना, ऊंची जातियों को मिलने वाला सम्मान उन्हें यह जातीय व्यवस्था न हटाने पर मजबूर करती है। इसलिए ही यह व्यवस्था आज भी समाज में प्रचलित है। नीची जातियों को आगे न बढ़ने देना जिससे वह अपनी स्थिति में सुधार ला सके। अशिक्षा, जातीय व्यवस्था प्रमुख कारण है जो समाज को सही गलत व समानता का हक नहीं दिला पाता। निम्न जातियों का अशिक्षा होना ही उन्हें पीछा रखती है। अशिक्षा के अभाव में वह और हक की लड़ाई नहीं लड़ पाता। वे 5 सुझाव देते हुए लिखती हैं। पहला, शिक्षा। शिक्षा से समाज में जातियों भेदभाव खत्म किया जा सकता है। दूसरा, सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना जिससे वंचित वर्ग को लाभ हो। तीसरा, शाला के माध्यम से पाठ्यक्रमों में जाति व्यवस्था पर संवेदनशील पाठ्य का निर्माण। चौथा, अंतरजातीय विवाह जिससे समाज में उच्च नीच की भावना खत्म हो। ये है निबंध लालिमा ठाकुर का, जो कि कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। नाम श्वेता, जो कि कक्षा 11वीं की छात्रा हैं। जाति क्यों नहीं जाति के संबंध में लिखती हैं कि जाति हमारे समाज में एक बंधन है जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। पुराने समय में लोगों का मानना था कि जाति से लोग सामाजिक तौर पर मजबूत होंगे और जाति अच्छी तरह से मजबूत और समाज के लिए अच्छा होगा। सभ्यता के लंबे दौर और मंद विकास के कारण जाति प्रथा में कुछ दोष भी आते गए। इसका सबसे बड़ा दोष छुआछूत था। समाज में विभाजन की दीवारें जाति को निरंतर बांधे रहती हैं, जिससे लोगों के बीच अन्याय और भेदभाव बना रहता है। जाति क्यों नहीं जाति
क्योंकि हमारा समाज अभी भी जातिवाद, असमानता और भेदभाव के प्रति अनुचित अनुष्ठान करता है। इसके विरुद्ध लड़ाई और सामाजिक सद्भावना की आवश्यकता है, ताकि हम समाज को एक साथ जोड़कर विकास और प्रगति की ओर बढ़ सकें। जातिवाद की घटना सामाजिक न्याय और समानता को हानि पहुंचाती है, जो समृद्धि और उत्थान के मार्ग में आधारभूत स्थान रखते हैं। इससे समाज में विकास की गति में रुकावट आती है और सामाजिक समृद्धि का सच्चा मार्ग अवरुद्ध होता है। जातिवाद एक बुराई है जो समाज के अद्वितीयता और एकता को ध्वस्त करता है। जातिवाद के चलते लोग अपनी पहचान को अपनी जाति में ही ढूंढते रहते हैं, जिससे सामाजिक समृद्धि और उत्थान में बाधाएं आती है। जातिवाद एक सामाजिक बुराई है जो मानवता की प्रगति को रोकता है और समाज को असमानता की दिशा में ले जाता है। इसका समापन करने के लिए हमें समाज में समानता, समरूपता और भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। महान कवि रैदास जी का जाति के बारे में एक दोहा है। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। ये है निबंध श्वेता का, जो कि कक्षा 11वीं के छात्र हैं। नाम किशन अग्रहारी, जो कि कक्षा 10वीं का छात्र है, जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और संघर्ष के बारे में लिखते हैं कि अंबेडकर जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा संघर्षपूर्ण रहा। उन्हें छुआछूत, ऊंच नीच आदि का बचपन से ही सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ही सहपाठियों और समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। बड़ौदा के राजा द्वारा छात्रवृत्ति की सहायता मिलने पर उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक महान वकील बनकर भारत लौटे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में माना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, जिससे उन्होंने अपने आप को उस समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। भारत के संविधान में आकार देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सम्मानजनक है। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों की न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान देशभक्त, न्याय के पुजारी, शिक्षाविद और दलितों के मसीहा थे। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में देश भर में प्रसिद्ध हैं। ये था निबंध किशन अग्रहारी का, जो कि वाराणसी से हैं। राजकुमारी जाति क्यों नहीं जाती निबंध लिखते हुए अपना व्यक्तिगत परिचय देती हैं कि मेरा नाम राजकुमारी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ, मैं गरियाकोल में रहती हूँ, मेरा उम्र 15 वर्ष है, मेरे पिता का नाम श्री युगलेश कुमार तथा मेरी माता का नाम सरोज देवी है, मेरे 2 भाई हैं। जाति क्यों नहीं जाति के संबंध में अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हैं कि
इस बार की बात है कि जातिवाद ने किस तरह से पूरे समाज को खोखला कर दिया है। जो हमारे देश में भेदभाव की धारणा को निचली जाति के लोगों की उच्च जाति से अलग करने के लिए अनेकों विशेष प्रकार की नौकरी प्रदान करने के लिए परिभाषित की गई है। हमारे देश में वैसे दलित वर्गों को अछूत माना जाता है, इसलिए वाला ऊंची जाति के लोग छोटे जात को धमकी देते हैं। अगर कोई छोटा जाति वाला बड़े जाति वाले के घर चले जाए तो अगर वो कितना भी पैसा हो उसे पानी नहीं देगा, जब अगर दे देगा तब उस गिलास को फेंक देगा। छोटा जात वाला नौकरी के तलाश में चला जाए और वही बड़ा जात वाला चला जाए तो उसे नौकरी मिल जाएगी। वही छोटा जात वाला जाएगा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगा। तथाकथित ऊंची जाति में विशेष छूट होने के कारण वो नियमों और कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे संप्रदाय दंगे का फूट। लेकिन जाति में भेदभाव का प्रचार इस समय कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब शिक्षित हो रहे हैं और ज्ञान का भी प्रसार होने लगा है। कारण बताते हुए लिखती हैं कि भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन उसमें विकृत रूप धारण कर लिया और भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। और बेरोजगारी, ये सब जाति के भेदभाव को दृढ़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामान्य और अनुसूचित जाति की अपेक्षा पिछड़ी वर्ग को मुख्य सुविधाओं का अभाव होने के कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपना 5 सुझाव देते हुए राजकुमारी लिखती हैं कि भेदभाव कम करें, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार से बात करें और सबका आदर करें। दूसरा, समता को बढ़ावा देना, सभी वर्ग के लोगों को समझाना, किसी जाति पात में भेदभाव न करें। तीसरा, एकता और भाईचारा को बनाए रखना। चौथा, रोजगार का अवसर प्रदान करना, रोजगार देना, आर्थिक स्थिति सही रहेगा। पांचवा, पिछड़े वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इस स्थिति से गुजरे ये थे, इसलिए वह इस देश को बदलना चाह रहे थे और वह बहुत कठिनाइयों से गुजरकर वह अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए। भेदभाव को दूर करने के लिए वह संविधान बनाया। निष्कर्ष, मान लीजिए कि हम दुनिया के 2 इतिहास की तुलना अभी से लेकर अंत तक कर सकते हैं। जो भविष्य में होता है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने अभी किस कार्यवाही का फैसला किया है। यदि हमारा उद्देश्य दुनिया से सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए सबसे अच्छा संभव स्थान बनाना है, तो सवाल यह है कि कार्यवाही के 2 पाठ्यक्रमों से है, क्योंकि हमारे पास यह विचार करने के लिए प्रवृत्ति होती है कि जो कुछ अभी होगा वह समय से आगे क्या होगा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप बीच में रहने वालों के हितों को कम महत्वपूर्ण माना जाता है।
जाति पात खत्म नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। जाति का अंत करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये निबंध था राजकुमारी जी का, जो कि गरियाकुल से हैं। नीतेश्वर पटेल, जो कि वाराणसी से हैं और कक्षा 9वीं का छात्र हैं, वे बुद्धिमत्ता जीवन में किस प्रकार मिलती है इस पर लिखते हैं कि हर व्यक्ति समान रूप से एक जैसा होता है, पर शारीरिक बनावट और बुद्धिमत्ता से वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जन्म से ही कुछ बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र होती है। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से और तेज़ी से सीखते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते। बुद्धिमान व्यक्ति में सीखने, समझने और सोचने की एक अद्भुत शक्ति होती है। किसी भी वस्तु के बारे में पूछे गए सवालों का वह बड़ी आसानी से उसका हल देता है। जीवन में आई विकट परिस्थितियों से वह आसानी के साथ निकल जाता है और उसे हल करता है। चाहे वह स्थिति व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, उसके अंदर सोचने, समझने और उसका हल निकालने के लिए अद्भुत कला होती है, जो कि वह अपने उम्र के साथ किताबों, परिस्थितियों और समाज के से सीखता है। किताबों के माध्यम से वह ज्ञान अर्जित करता है और उसे अपने बुद्धि के द्वारा जीवन में सोच समझकर उपयोग में लाता है। ये था निबंध नीतेश्वर पटेल का, जो कि कक्षा 9वीं का छात्र है। कशिश बानो, जो कि कक्षा 10वीं की छात्रा है और वाराणसी से बिलोंग करती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखती हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1991 में महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र के दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरुआत से ही जात पात और ऊंच नीच की कई ठोकरें खाई। उन्होंने अपने बचपन में भेदभाव को लेकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिद्दी स्वभाव के थे। जब उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, तब उनके मन में एक ज्वाला उमड़ रही थी और उसी चिंगारी को आगे भड़काकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण किया। वह भेदभाव मिटाने के लिए दलित समाज के लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा दलित समाज के लोगों को अन्य जाति वर्ग के सामने लाने के लिए उन्हें विशेष आरक्षण दिलवाया। साथ ही साथ पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को हर प्रकार से आरक्षण उपलब्ध करवाया, ताकि पिछड़ी जाति से संबंधित लोगों को भी अन्य जाति वर्ग के समान समाज में खुलकर जी सके। समानता लाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ये था निबंध कशिश बानो जी का, जो कि वाराणसी से हैं। मुस्कान यादव अपनी पृष्ठभूमि देते हुए लिखती हैं कि मेरा नाम मुस्कान यादव है। पिता का नाम राम प्रवेश यादव, माताजी का नाम लक्ष्मी देवी, ग्राम गरियाकोल, जिला गोरखपुर। अपना व्यक्तिगत अनुभव देते हुए लिखती हैं कि मेरे अनुभव से जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक समान है। छुआछूत मानते हैं, जैसे मेरी अनुभव है कि हम लोग कोई छुआछूत नहीं मानते। यह मेरा अनुभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि हम लोग एक समान हैं, जिसका कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुस्कान जी कारण देते हुए लिखती हैं, जब तक लोग एक दूसरे को
एक समान नहीं समझेंगे, सबको प्रेरित करना चाहिए। कहीं कहीं ये जातिवादी इतना बढ़ गया है कि लोग नीची जाति को छुआछूत मानते हैं। जैसे लड़की हो या लड़का, सब एक समान हो। शिक्षा को प्रदान करना चाहिए। जाति क्यों नहीं जाति के संबंध में लिखते हैं कि पहले के समय में जाति में बहुत भेदभाव होते थे, परंतु कुछ जाति अभी भी भेदभाव करते हैं। वह कुछ जाति अभी भी मिलजुल कर रहना चाहते हैं, परंतु कुछ लोगों के भेदभाव से वो मिलजुल कर नहीं रह पा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो हुआ है वो कोई और के साथ ना हो। संविधान में जाति धर्म को नहीं माना जाता। संविधान में सभी व्यक्ति एक समान, चाहे वह उच्च वर्ग का हो चाहे वह नीचे वर्ग का हो, सबको एक समान अधिकार है। हमें किसी भी जाति धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाति धर्म को छोड़ें तो हमारा देश बहुत ही आगे निकल जाएगा। यमराज भगवान द्वारा युधिष्ठिर से पूछे कि वास्तविक जाति क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि यदि कोई व्यक्ति या समूह जातिवाद करे या बेविचार या विचारहीन हो तो वह निम्नतम श्रेणी में गिर जाता है। अपना सुझाव देते हुए लिखती हैं कि शिक्षा की ज़रूरत है। आसपास का शैक्षणिक परिवेश अंधविश्वास भेदभाव कम करके हर एक क्षेत्र में जागरूकता किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर प्राध्यापकों द्वारा बच्चों को जाति के खिलाफ जागरूक करना चाहिए। निष्कर्ष में लिखती हैं कि हमें किसी भी जाति धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कुछ जाति अभी भी मिलजुल कर रहना चाहते हैं, परंतु कुछ लोगों के भेदभाव से वो मिलजुल कर नहीं रह पाते। इस प्रकार मुस्कान यादव जी का निबंध समाप्त होता है। नाम दिनेश कोसरे, कक्षा 11वीं, पता ग्राम हनोदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। जो जाति क्यों नहीं जाति के संबंध में प्रस्तावना देते हुए लिखते हैं कि हिंदू धर्म में जाति को एक व्यक्ति की जन्मजात स्थिति के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। भारत में जाति प्रथा की शुरुआत ऐतिहासिक दृष्टि से यह माना जाता है कि देश में लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के साथ यह सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। जाति व्यवस्था कठोर क्यों है, इसके संबंध में लिखते हैं कि जाति व्यवस्था के तहत व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसे अपने जाति के सदियों पुराने रीति रिवाजों के अनुरूप होना पड़ता है। व्यवस्था की इस कठोरता ने हमारे समाज में सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। जाति क्यों बनाई गई है, इसमें लिखते हैं कि धार्मिक विचार। हिंदू धर्म में जाति को एक व्यक्ति की जन्मजात स्थिति के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। जाति का जीवन पर प्रभाव मूल रूप से धार्मिक और सामाजिक दायरे भारत में जातिवाद को निर्देशित करते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को
इस समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या सदियों पुरानी है और इसे पूरी तरह खत्म करने में समय लग गया है। प्राचीन प्रारंभिक काल में गांवों को उनकी जाति के आधार पर अलग कर दिया जाता था। भोजन खरीदने या पानी लाने की जगह ऊंची जातियों से अलग कर दी गई थी। जब हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो प्रभाव शुरुआती दौर जितना गंभीर नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी चिंताजनक है। ऊंची जाति के लोगों का बहुत सम्मान किया जाता है और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में आज भी निचली जाति के लोगों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता है। कई बार तो उन्हें समान अधिकार भी नहीं मिलते। जातिवाद एक सामाजिक बुराई। इसके संबंध में लिखते हैं, जातिवाद एक सामाजिक बुराई है जो किसी देश के विकास में बाधा डालती है। आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही प्रतिगामी अवधारणा है जो किसी व्यक्ति का मूल्य उसके मूल्य आधार पर निर्धारित करती है। उसकी प्रतिभा और योग्यता पर कोई ध्यान नहीं देती है। यह समुदायों के बीच हिंसा और नफरत का कारण भी बनता है। कोसरे जी अंबेडकर का विचार देते हुए लिखते हैं, अंबेडकर ने अपने भाषणों और लेखों में इस बात को बार बार दोहराया है कि जब तक भारतीय जाति व्यवस्था से चतुर्वर्ण को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक जातिवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जाति इसलिए नहीं जाती क्योंकि जाति को वेदों, पुराणों और स्मृतियों में हिंदू धर्म का मुख्य आधार माना गया है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद में हमेशा हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं का जमकर विरोध किया था। जाति शब्द का अर्थ हिंदू धर्म में वंशानुगत सामाजिक वर्गों में से एक जो अपने सदस्यों के व्यवसाय और अन्य जातियों के सदस्यों के साथ उनके जुड़ाव को प्रतिबंधित करता है। जाति से फायदा, इसने वर्ग झगड़ों और गुटों को कोई कोई मौका दिए बिना हिंदू समाज का एक कुशल संगठन बनाया है। जाति आखिर क्यों नहीं जाती, इसके संबंध में लिखते हैं, वर्तमान समय में यह एक प्रासंगिक सवाल है क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जातिवाद ने किस तरह से पूरे समाज को खोखला कर रहा है। जातिवाद वो दिमक है जो समाज को खाता है। अगर हम समाज में देखें तो पता चलता है कि ये समाज से हर स्तर पर व्याप्त है। चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, उसे अपने वर्ग के लोगों पर ही ज़्यादा भरोसा रहता है। चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो, उसे पिछड़े वर्ग में अपनी जाति पर ज़्यादा भरोसा होगा। लोगों को अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाना है तो इस जाति में विभक्त समाज को एकजुट करना होगा। तभी हम एक सशक्त राष्ट्र की ओर कदम बढ़ पाएंगे। ये था निबंध दिनेश कोसरे का, जो कि कक्षा 11वीं के छात्र हैं। जाति क्यों नहीं जाती के संबंध में अपनी पृष्ठभूमि देते हुए लिखती हैं, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे माताजी का नाम श्रीमती अनीता देवी और पिता का नाम श्री अरविंद प्रसाद है। अपना व्यक्तिगत अनुभव लिखते हुए कहती है कि मेरी व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राणियों में भेदभाव अत्यधिक हो रहा है।
मिलजुल कर समाज एक जाति को दूसरे जाति से मिलजुल कर रहना चाहिए, परंतु कुछ लोग हैं जो भेदभाव नहीं करते और करने भी नहीं चाहिए। कारण देते हुए खुशी लिखती हैं कि किसी समय में भेदभाव से लोगों का भेदभाव बढ़ता जा रहा है, या भेदभाव से समाज की अच्छाई बुराई एक साथ चलना नहीं चाहिए। सब एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। भेदभाव को पीछे छोड़कर समाज सुधार में भेदभाव को छोड़कर भेदभाव को ख़त्म कीजिए। जाति में कई जाति होते हैं, एक दूसरे से भेदभाव मनाते हैं। कुछ ऐसे जाति है कि भेदभाव नहीं मनाते हैं, लेकिन कुछ जाति है कि भेदभाव के कारण है। कभी भी जाति अपने से दूसरे जाति को बहुत भला बुरा नहीं कहते हैं। इस संसार या समाज में अलग अलग जाति हैं, जो कि सब समाज में मिलजुल कर रहेगा तो कभी भी कोई एक या दूसरे जाति को कुछ नहीं कहेगा। हर समाज को बाबा भीमराव अंबेडकर ने भेदभाव नहीं करने की सीख दी है। जाति को लेकर एक जाति से भेदभाव न करने पहले के समय में भेदभाव करते थे। उच्च जाति में या नीची जाति से भेदभाव मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो हुआ वह किसी के साथ ना हो। जाति को लेकर एक जाति से दूसरे जाति की तुलना नहीं करनी चाहिए। अपने जाति को पीछे छोड़ दो तो अपना जाति के एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। खुशी सुझाव देते हुए लिखती है कि इस संसार में बहुत भेदभाव हो रहा है। भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर समाज को मिलजुल कर रहना चाहिए। जब समाज मिलजुल कर नहीं रहेगा तो भेदभाव ख़त्म नहीं होगा। उच्च या नीची जाति को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही समय में समाज का गलत नहीं समझना चाहिए। निष्कर्ष: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हर एक समाज को एक साथ रहना चाहिए। अगर मिलजुल कर नहीं रहा तो कभी भी भेदभाव ख़त्म नहीं होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सोचा है, हम लोग भी सोचे तो समाज का भेदभाव कम हो जाएगा। कभी भी जाति को दूसरे जाति को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने समाज को जोड़ा है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। कुछ ऐसी जाति है कि भेदभाव नहीं करते। भेदभाव से इस संसार में अलग अलग भेदभाव से एक दूसरे जाति को नहीं समझता है। कोई जाति के बराबर नहीं समझता है। इस संसार में बहुत कम भेदभाव मनाते हैं। जाति से जाति को कई भेदभाव नहीं है। उच्च जाति के नीची जाति से अब भी भेदभाव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार खुशी जी का निबंध समाप्त होता है। जाति क्यों नहीं जाती के निबंध के संबंध में योनिता साहू अपना परिचय देते हुए लिखती हैं कि मेरा नाम
योनिता साहू है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान मूलचंद साहू है। मैं ग्राम कोड़िया, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं तेली जाति की हूँ। योनिता साहू अपना व्यक्तिगत अनुभव देते हुए लिखती हैं, वर्तमान समय में समाज में जाति के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, जिससे लोगों को उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग जाति के नाम पर छुआछूत की भावना रखते हैं। यह प्राचीन समय से चला आ रहा है। पुराने ज़माने में लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, जिसमें वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र थे। पुराने समय में अछूत जाति के लोग जिस स्थान के पानी का उपयोग करते थे, उस स्थान के पानी का उपयोग ब्राह्मण के लोग नहीं करते थे तथा अछूत जाति के होने के कारण उन्हें विद्यालय में प्रवेश करना वर्जित था। जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव के मुख्य कारण जातीय संगठनों का विकास होना जाति के प्रति भेदभाव का मुख्य कारण है। देश में जाति के हितों की रक्षा एवं उनकी अभिवृद्धि, जातीय लोगों में एकता बनाए रखने के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान एवं प्रगति को आसान बनाने के उद्देश्य से विशेष रूप से गत सदी के दौरान देश के क्षेत्रीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक जाति संगठनों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर दूसरी जाति के सदस्यों के साथ सामाजिक सहवास तथा खान पान संबंधी प्रतिबंध लागू करती है। इससे व्यक्ति के सुख दुख में केवल उसके जाति के सदस्य ही उसके साथ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी कार्यक्रम के तहत भोज होता है, जिसमें समान जाति वाले लोग तथा अन्य जाति के लोगों का साथ न बैठकर अलग अलग बैठकर भोजन करना है। जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकने के 5 उपाय दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक स्थलों के नाम में जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को कानूनी तौर पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा, दूरदर्शन के माध्यम से जाति विरोधी जनमत तैयार करना चाहिए। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में जात पात का अधिक कठोरता से पालन होता है। गांव में जातिगत दूरी और भेदभाव अभी भी कायम है। इसे देखते हुए ग्रामीण इलाकों में नगरीकरण का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। चौथा है, जाति का एक मुख्य आधार परंपरागत व्यवसाय है। इसके लिए समाज में मुख्य रूप से ग्रामीण समाज में व्यावसायिक एवं आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाने के प्रयत्नों को तेज किया जाना चाहिए। पांचवा है, अंतर्जातीय सम्मेलनों के द्वारा जाति में होने वाले भेदभाव का विरोध करना चाहिए। योनिता अपने निष्कर्ष में लिखती हैं, जैसा कि यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आज पूरी दुनिया करीब आ चुकी है, ऐसे में जाति में भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि यह कहना कि जातियों में भेदभाव करना गलत था, क्योंकि वक्त और समय की मांग के अनुसार काफ़ी कुछ बदल चुका है। पुराने समय में जातियों में भेदभाव सही तरीके से काम कर रही थी, जब हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। सभी लोगों में आपस में होने वाले भेदभाव को मिटा देने चाहिए और एकजुट होने का बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश का विकास गतिशील हो सके। ये निबंध है योनिता साहू का, जो कक्षा 9वीं की छात्र है और जो जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। जाति क्यों नहीं जाति के संबंध में
निबंध है उजाला भारती जी का, जो कि अपना संक्षिप्त वर्णन देते हुए लिखती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उजाला भारती है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। पिताजी का नाम श्री अमरजीत भारती है। माताजी का नाम श्रीमती सुनीता देवी जी हैं। ग्राम गरियाकोल के हैं। इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव में लिखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि जात में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रणाली में भेदभाव अत्यधिक प्रभाव डालता है। व्यक्तिगत प्रणाली में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, परंतु कुछ लोग के वजह से भेदभाव नष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः जात को नष्ट कर हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। उच्च जात नीची जात को देखकर अत्यधिक क्रोधित करता है। उजाला भारती जी कारण देते हुए लिखते हैं, समय के साथ साथ लोगों में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। यह समाज पर व्यक्तिगत प्रभाव डालता है। वह आज भी कुछ जगह पर क्रोध भाव किया जाता है। उसी की वजह से आज भी भेदभाव किया जा रहा है। आज भी कुछ जात छोटे जात से क्रोधित होता है। अगर कोई उच्च व्यक्ति दूसरे छोटे जात वाला को देखकर जलता है तो समाज को उसके ऊपर कोई सुझाव बताना चाहिए। आगे उजाला जी लिखती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जात छोटा या बड़ा नहीं होता, अपितु एक समान होता है। मेरे तर्क से जात में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ ही जात ऐसे हैं जो भेदभाव नहीं करते, परंतु कुछ उच्च वर्ग के लोग भेदभाव करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से भेदभाव उत्पन्न होता है। जो भेदभाव उत्पन्न करे उसे समाज से रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे जब बाबा भीमराव पढ़ने गए थे तो उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह नीची वर्ग के थे इसलिए। परंतु उन्होंने भी हार नहीं मानी और समाज को बता दिया कि चाहे वे नीची वर्ग का हो या चाहे उच्च वर्ग का हो, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करनी चाहिए। पहले के समय में जब नीची वर्ग के डॉक्टर, आईपीएस या कुछ भी बन जाते थे तो उच्च वर्ग के लोग देखकर उस व्यक्ति की उपहास करते थे। व्यक्तिगत प्रणाली में हमें यह सब देखकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे पॉइंट में लिखते हैं कि संविधान में हर एक नागरिक को आज़ादी दी गई है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? अगर निजी वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते तो उन सब की उपहास कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वे उच्च वर्ग का हो या चाहे निजी वर्ग का। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। वह आप लोग उस व्यक्ति के स्थान पर होते तो आपको भी उसके दर्द पता चल पाता। हमें छोटे वर्ग को देखकर उसकी उपहास नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, सब लोग एक समान होते हैं। आगे उजाला जी
5 सुझाव देती हैं। उनमें पहला सुझाव है व्यक्तिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा सुझाव है समाज के हर एक एक नागरिक को मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा सुझाव है व्यक्तिगत भेदभाव छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारे साथ साथ सारे लोग बढ़ने लगेंगे। चौथा सुझाव है उच्च वर्ग के जात को नीच वर्ग के साथ व्यवहारिक समय व्यतीत करना चाहिए। पांचवा सुझाव है हमें उच्च वर्ग के या निजी वर्ग को एक समान मानना चाहिए। आगे उजाला जी निष्कर्ष देते हुए बताती हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जागरूक बनो, एक साथ रहो। अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, तथा हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव से समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। समाज में भेदभाव की वजह से हमारा समाज आगे बढ़ नहीं पाता है। ये है निबंध उजाला भारती जी का, जो कक्षा 9वीं की छात्रा है। जाति क्यों नहीं जाती के संबंध में रत्नेश कुमार अपना पृष्ठभूमि देते हुए लिखते हैं कि मेरा नाम रत्नेश कुमार है। मैं वर्ग 9वीं का छात्र हूँ। मैं +2 देवनारायण उच्च विद्यालय पंचोब में पढ़ता हूँ। मेरे गांव का नाम शिवदासपुर है, जो दरभंगा जिले बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। मेरे पिताजी का व्यवसाय हरी सब्जियां बेचने का है। मैं सुबह में उठकर अपनी नित्य क्रिया करने के पश्चात लगभग 7 बजे से खेल संस्थान में जाता हूँ। मैं मुख्य रूप से कबड्डी खेलता हूँ, जिसमें मैंने अपने ज़िले का नेतृत्व राज्य स्तर तक कर लिया है। पुनः 9 बजे खेल संस्था से आने के पश्चात विद्यालय जाकर 4 बजे शाम में विद्यालय से आता हूँ। उसके पश्चात मैं अपने पिताजी की दुकान में हाथ बटाने जाता हूँ, जहाँ मैं लगभग 8 बजे शाम तक रहता हूँ। रत्नेश अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए लिखते हैं कि मैं अपने साथ घटित हुए एक घटना के बारे में लिख रहा हूँ। लगभग 6 महीने पहले जब मैं बगल के गांव में एक विवाह समारोह में गया था, तो वहां मैंने एक विचित्र मंजर देखा। कुछ लोगों के खाने के लिए टेबल कुर्सी तथा कुछ लोगों के लिए ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाने की व्यवस्था की गई थी। कुछ समय पश्चात मुझे पता चला कि टेबल कुर्सी पर उच्च वर्ग के लोगों के लिए तथा ज़मीन पर निम्न वर्ग के लोगों के लिए खाना खाने की व्यवस्था की गई थी। तब मैंने सोचा कि यह हमारे समाज में क्या हो रहा है। मुझे स्वयं ज़मीन पर बैठकर खाना खाने को कहा गया, लेकिन मेरी इच्छा उच्च वर्ग के लोगों की तरह टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। जिसके फलस्वरूप मुझे यह अनुभव हुआ कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो जाति प्रथा तथा छुआछूत को समाप्त करने की बात कही गई है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद मैं उस समारोह में बिना खाना खाए अपने घर वापस चला आया। यह घटना निश्चित ही समाज में जातीय भेदभाव को दर्शाता है। जाति के कारण को बताते हुए रत्नेश लिखते हैं कि समाज में जातिगत प्रणाली के दृढ़ बने रहने के मुख्य कारण हैं। पहला, परंपरागत सिद्धांत। प्राचीन समय में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, परंतु आधुनिक समय में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जो जातीय भेदभाव का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण
रत्नेश राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे देश के कुछ नेता अपने निज स्वार्थ पूर्ति हेतु जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। किसी क्षेत्र में जिस जाति की जनसंख्या अधिक होती है, वे उस क्षेत्र में उसी जाति के नेता को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते हैं, जिसके कारण उचित उम्मीदवार की जीत नहीं हो पाती है। तीसरा कारण व्यावसायिक सिद्धांत को देते हैं, जिसके अंतर्गत जातीय भेदभाव के कारण ही किसी भी जाति को उसके रुचि के अनुसार कार्य चुनने की नहीं दिया जाता है। लोग अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य को ही चुनते हैं। जातिगत भेदभाव को हटाने के लिए रत्नेश 5 सुझाव देते हैं, जिसमें पहला है देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। दूसरा कारण है जाति प्रथा का उन्मूलन करना। तीसरा सुझाव है समाज के हर वर्ग के लोगों को राजकीय पदों पर नियुक्त करना। चौथा सुझाव है हर जाति अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देकर। पांचवा सुझाव है समाज के सभी वर्ग के लोगों को ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने की जो निम्न जाति के होते हुए भी हमारे देश के लिए महान कार्य किए हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी इत्यादि। रत्नेश अपने निष्कर्ष में लिखते हैं कि जातीय भेदभाव ही हमारे देश में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दुनिया विकास के ओर तीव्र गति से अग्रसर है। विज्ञान और तकनीकी ने नई ऊंचाइयां पा ली है। अतः भारत को जातीय प्रथा जैसे मुद्दों के कारण पिछड़ना नहीं चाहिए। हमारी एकता हमारी शक्ति है। अतः हमें जातीय भेदभाव छोड़कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये है निबंध रत्नेश कुमार का, जो कक्षा 9वीं का छात्र है। इस तरह रत्नेश कुमार का निबंध समाप्त होता है। जाति क्यों नहीं जाती निबंध के संबंध में अभिषेक कुमार, जो कि कक्षा 9वीं के हैं, जो बिलोंग करते हैं तारालाही जिला दरभंगा से, वे लिखते हैं कि अंबेडकर ने अपने भाषणों और लेखों में इस बात को बार बार दोहराया है कि जब तक भारतीय जाति व्यवस्था के चतुर्वर्ण को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तब तक जातिवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वे चतुर्वर्ण के पक्ष में हर दलील को गैर तार्किक और पक्षपाती मानते थे। उनका मानना था कि जाति इसलिए नहीं जाती क्योंकि जाति को वेदों, पुराणों और स्मृतियों में हिंदू धर्म का मुख्य आधार माना गया है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद में हमेशा हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं का जमकर विरोध किया था। हिंदू धर्म में छुआछूत के विरोध में 1956 में डॉक्टर ने बुद्ध धर्म की अपना लिया था और कहा था कि हिंदुत्व की विचारधारा जाति अव्यवस्था को मजबूत करने की व्यवस्था है। सन 1936 में जाति विनाश पर लिखी अपनी किताब में उन्होंने हिंदू धर्म के नीची जातियों के दमन की अनुमति पर हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं और ग्रंथों को आड़े हाथ लिया था और इसे दलीलों के खिलाफ अमानवीय दमन और हिंसा बताया था। इसलिए आज सामाजिक न्याय का मुद्दा वैसे ही खड़ा है जैसे कि वह आज़ादी के समय खड़ा था। जो थोड़ी बहुत राहत नौकरियों और शिक्षा के आरक्षण से मिली थी, वक्त के साथ वह भी नव उदारवादी नीतियों की वजह से गौण होती जा रही है।
सरकारी नौकरियां हैं नहीं, और निजी कंपनियों में आरक्षण की सुविधा नहीं है। साथ ही उच्च शिक्षा के निजीकरण से दलितों और पिछड़ों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना कठिन होता है, और यदि किसी तरह उनका दाखिला किसी सरकारी उच्च संस्थान में हो भी जाता है तो उन्हें जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समस्याएं जटिल है, लेकिन समाधान दूर तक नज़र नहीं आता। अक्सर यह चर्चा होती है कि दलितों के खिलाफ हिंसा और दमन के दलितों को लामबंद किया जाना चाहिए। यह सही भी है, और विभिन्न दलित संगठन और पार्टियां इस किस्म के जुटान के लिए काम भी करती हैं, लेकिन उनका वैचारिक हमला जातिवादी व्यवस्था पर होती है, लेकिन उस पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था पर नहीं होती जो इसे सींचती हैं। इस विश्लेषण से दो तरह के काम निकलते हैं जो भविष्य में सामाजिक न्याय पर आंदोलन के दांत मुहैया करा सकते हैं। एक तो सभी दलित और पिछड़े संगठनों को अपनी लड़ाई को न उदारवादी नीतियों के खिलाफ निर्देशित करना होगा, जैसा कि किसान आंदोलन ने किया और सरकार को घर माननी पड़ी। इसके लिए निजी संस्थानों में आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लामबंदी, शिक्षा के भवन के भगवाकरण के खिलाफ लगातार आवाज़, और सभी सरकारी आरक्षित पदों को भरने तथा नई सरकारी नौकरियों के अवसर पैदा करने के आंदोलन को तेज करना होगा। राजनीतिक दलों में जो लोग उम्मीदवार होते हैं तो लोग उनके जाति को देखकर उनका चयन करते हैं, बल्कि हमें उम्मीदवारों का चयन उस व्यक्ति के गुण को देखकर और उस उम्मीदवारों को जितने पर हमारे गांव, देश का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। हमें ये देखकर उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए कि वे गांव को विकसित करेंगे कि नहीं, हमारे गांव से भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न करेंगे कि नहीं। न कि उम्मीदवारों की जाति देखकर हमें वोट करना चाहिए। अगर हम जाति देखकर खराब उम्मीदवार को जिता देंगे तो वे उम्मीदवार हमारे गांव को, समाजों को लूट कर खा जाएगा, जिसके कारण हमारे गांव और देश आदि जगहों को विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए जाति प्रथा, छुआछूत विकसित न होने की बड़ी समस्या है। जाति जाति क्यों नहीं के संबंध में ज्वाला तन्मयी लिखती हैं, मैं जिला परिषद हाई स्कूल मांडूर, आंध्र प्रदेश में रहती हूँ और मांडूर गांव में कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पिता का नाम श्रीनिवास राव है एवं माता का नाम रत्ना बेनी है। मेरे माता पिता का निधन हो गया है। मेरे दादा दादी मेरी देखभाल कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, ज्वाला तन्मयी अपना व्यक्तिगत अनुभव में लिखती हैं, पहले हमारी नानी मजदूरी के लिए अलग अलग गांव में जाकर तरह तरह के काम करती थी, लेकिन वहाँ कम जाति का होने के कारण उन्होंने उसके साथ भेदभाव किया, छुआछूत दिखलाया, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पक्षपात किया, जिससे परेशानियां पैदा हुई। इससे मेरी दादी को बहुत परेशानी हुई। जाति क्या है? जाति शब्द
पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। कास्टवे से जाति आई। तेलुगु में कुलम कहा जाता है। यहाँ काम के आधार पर लेबलिंग होने लगी। प्रतिबद्ध श्रम पीढ़ियों से विद्यमान था और उन्हें काम के प्रकार से जाति सौंपी गई थी। विभिन्न जाति समुदाय अपने अपने तरीके से आर्थिक समाज में योगदान देते हैं। एक ही गांव में, एक छोटे शहर में पूरे जीवन सामाजिक शांति बनाए रखते हुए झगड़ों से दूर रहकर अपना योगदान देते हैं। पारस्परिक सम्मान और स्थिरता पर आधारित स्थापित जाति व्यवस्था 19वीं और 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के आगमन के कारण सिस्टम में हस्तक्षेप के बिना धीरे धीरे शत्रुतापूर्ण समूहों में बदल गई। विरोधी गुटों में जाति की शुरुआत कब हुई? तन्मयी लिखती हैं, जाति की शुरुआत वैदिक काल में हुई। वैदिक युग में बीज के समान जो प्रणाली उत्पन्न हुई वह अब एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो गई, जिसकी शाखाएं पूरे हिंदू समाज में बड़े पैमाने पर फैल रही है। कारण बताते हुए तन्मय लिखती हैं, भारत देश में जाति व्यवस्था वंश पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण का एक उदाहरण है। यह जाति विज्ञान का चित्रण है। प्राचीन भारत में जाति अस्तित्व में थी। मध्य युग और आधुनिक युग की शुरुआत के दौरान राजनीतिक प्रभावों के कारण इसमें परिवर्तन हुए। यह प्रभाव विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश शासन की स्थापना के दौरान स्पष्ट था। जाति को आज निश्चित कार्य योजना के साथ भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जाति व्यवस्था दो अलग अलग अवधारणाओं को जोड़ती है, वर्ण और जाति। इन दोनों प्रणालियों की जटिलता के विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है। 1. नेपाल में जाति संघर्ष। ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और सिख धर्म। संक्षेप में भारतीय उपमहाद्वीप और भीतर के क्षेत्रों में जाति आधारित विभाजन है। 2. इन विभाजनों को हिंदू धर्म, सिख, ईसाई व नव बौद्धों के समाज सुधारकों द्वारा चुनौती दी गई। 3. 1947 में आज़ादी के बाद संविधान लागू किया गया और इसने भारतीय संविधान में विशिष्ट कार्य योजनाएं और सिफारिशें प्रदान करके ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न समुदायों को संबोधित किया। इनमें शिक्षा, रोजगार और भूमि का वितरण शामिल है। 4. वर्तमान जाति व्यवस्था मुगल साम्राज्य के अंत के बाद और ब्रिटिश शासन के दौरान हुए विकास और अभिव्यक्तियों का परिणाम है। मेरा सुझाव। ज्वाला तन्मयी अपना सुझाव में लिखती हैं, पहला, कानून के तहत हर कोई बराबर है। दूसरा, शिक्षा सभी के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए। तीसरा, मनुष्य को जाति और धर्म का भेद नहीं रखना चाहिए। चौथा, जो ईश्वर से प्रेम करता है वह किसी जाति का नहीं होता। निष्कर्ष में तन्मयी लिखती हैं, डॉक्टर अंबेडकर भारत के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। राष्ट्र और भारत राज्य को प्रदान की गई सेवाओं की मान्यता में उन्हें सम्मानित और सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने दलित की मदद की और उन्होंने उत्पीड़ित जातियों के अधिकारों की वकालत की। अंबेडकर के कारण भारत में कई छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम शुल्क का भुगतान करते हैं। शामिल आर्थिक रूप से पिछड़े और जो लोग प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उनके पास शिक्षा तक पहुंच का अभाव हो सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर को विभिन्न प्रकार के मुद्दों का समाधान प्रदान किया जाता है। यह निबंध मूलतः तेलुगु में लिखी गई हैं, जिन्हें हिंदी में रूपांतरित करके बोला गया है। यह
निबंध है ज्वाला तन्मय का, जो कि कक्षा 9वीं की छात्रा है, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। जाति क्यों नहीं जाती के संबंध में राजा ग्रेसियस, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, अपने पृष्ठभूमि में लिखते हैं, मेरा नाम राजा ग्रेसियस है। मैं 12 साल का लड़का हूँ। मेरा जन्मदिन 24 सितंबर को है। मैं स्कोड हर्ट स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ रहा हूँ। मैं अपने ज़मीनी माता पिता और बहन के साथ एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनके साथ पढ़ाई में समय बिताना पसंद करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उन सब में युवराज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे शौक़ ड्राइंग करना, पढ़ना और क्रिकेट खेलना है। मेरी एक बहन है जो कि 11 साल की है। मुझे रसोई में अपनी माँ की मदद करना पसंद है। ग्रेसियस अपना व्यक्तिगत अनुभव लिखते हैं, मैंने अपने राज्य या अपने गांव में कास्ट सिस्टम में कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं देखा। वे अपने 5 सुझाव में लिखते हैं। पहला, हाँ, सभी सीमाएं हटा दें। किसी व्यक्ति की पहचान केवल इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने क्या हासिल किया है। केवल उसकी बुद्धि ही विरासत में मिलने योग्य संस्थाएं हैं। एक ही नाम से व्यक्ति की एक पहचान, बाकी सब कुछ केवल अंतर संबंधित संपत्तियां हैं, न कि व्यक्तिगत क्रॉस पार्टियां और न ही उस व्यक्ति की। दूसरा, अपने आप को इस बात से पहचानें कि आपने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। आप अपने परिवार को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन आपके हाथ, पैर, इंद्रियां और दिमाग काम कर रहे हैं, आपका परिवार नहीं। तीसरा, प्रतिदिन आपसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति हर तरह से आपके बराबर है और समान सम्मान का पात्र है। इनमें से कोई भी काम कम नहीं, अधिक नहीं। यदि वे अस्तित्व में नहीं थे, तो आपका जीवन किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक चूक योग्य स्टैंड बन जाएगा जो इसे नहीं समझता है। चौथा, हर व्यक्ति, हर इंसान सही है। यदि व्यक्ति पूर्वापेक्षित प्रशिक्षण पारित कर लेता है, तो वह व्यक्ति पेशे में प्रत्येक व्यक्ति के बराबर खड़ा हो जाता है। पांचवा, शिक्षा प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य को इसके प्रति उत्तरदायित्व होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति इस अधिकार को पुनः प्राप्त करे। ग्रेसियस अपने निष्कर्ष में लिखते हैं कि शिक्षा प्रणाली तक बेहतर पहुंच और संसाधनों तक अधिक पहुंच से ऊपरी लागत कम लागत पर हावी हो जाती है। भारत के उन्हीं भागों में, विशेषकर गांव में, कम लागत वाले इंसानों को इस संचार का सामना करना पड़ता है। यह निबंध है राजा ग्रेसियस का। ग्रेसियस द्वारा यह निबंध अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है।